नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और पहली खबर आपको बताएंगे राजधानी पटना से। पटना में शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों की आज बहुत अहम बैठक हुई है। 5 महीनों के बाद शिक्षा विभाग के एसीएस की किसी बैठक में सभी वीसी यानी कि वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार मौजूद रहे। बैठक में एकेडमिक सत्र, वित्तीय व्यवस्था, परीक्षा और परिणाम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक की लंबी छुट्टी पर जाने के बाद सामने आई ये तस्वीर शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच की कड़वाहट के खत्म होने का संकेत है। तस्वीरें पटना में शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के बैठक की है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की अध्यक्षता में बैठक हुई। 5 महीने बाद बैठक में सभी वीसी और रजिस्ट्रार पहुंचे। बैठक में कई मुद्दों पर विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा विभाग ने भी अपना पक्ष रखा। शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वविद्यालयों से बेहतर तालमेल को लेकर कई फैसले भी लिए गए। अलग अलग 13 यूनिवर्सिटीज के लिए हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स भी कल अपॉइंट करेंगे हम लोग, जो कि यूनिवर्सिटीज और डिपार्टमेंट के बीच में सेतु का काम करेंगे। शिक्षा विभाग की बैठक में विश्वविद्यालयों के वीसी और रजिस्ट्रार का पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग के तत्कालीन एसीएस के पाठक और विश्वविद्यालयों के बीच तनातनी की वजह से पाठक की तरफ से बुलाई गई किसी भी बैठक में कोई वीसी नहीं पहुंचा था। और फाइनेंशियल रूल्स को बिल्कुल फॉलो करना सबकी अनिवार्यता है, बाध्यता भी है, अनिवार्यता भी है। वो यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के बदले जाने के बाद विश्वविद्यालयों के साथ साथ राजभवन के साथ भी रिश्ते में सुधार हुआ है। शिक्षा विभाग की बैठक के पहले राजभवन में बैठक हुई। राज्यपाल यानी कुलाधिपति की बैठक में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस एस सिद्धार्थ के साथ ही सभी विश्वविद्यालयों के वीसी और रजिस्ट्रार भी मौजूद रहे। यानी के पाठक की छुट्टी पर जाने के बाद शिक्षा विभाग में सब शांति शांति है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको शिक्षा विभाग की इस खास बैठक को समझाते हैं। दरअसल के पाठक के शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनने के बाद विवाद लगातार शुरू हो चुका था। विश्वविद्यालयों के खातों का ऑडिट कराने के मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ और उस समय कई तरह की अनियमितता की बातें भी सामने आ रही थी। वीसी नहीं माने तो के पाठक ने विश्वविद्यालयों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया और इसके बाद शिक्षा विभाग की बैठक में कोई भी वीसी शामिल होता ही नहीं था। वीसी के साथ ही राजभवन से भी शिक्षा विभाग का टकराव होने लगा और अब के पाठक कई दिनों की छुट्टी पर जा चुके हैं और एस सिद्धार्थ के एसीएस बनने के बाद रिश्तों को बेहतर करने की, मधुर करने की कोशिश लगातार जारी है। और इसी क्रम में सभी विश्वविद्यालयों के वीसी के साथ शिक्षा मंत्री और एसीएस की बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। विश्वविद्यालयों को सरकार हर संभव तरीके से मदद करेगी। विश्वविद्यालयों के फ्रीज खाते तत्काल होंगे अनलॉक। पीएल खाता सहित सभी खाते पर भी रोक जो लगाई गई थी उसे हटाया जाएगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन करना मेंटेन अनिवार्य होगा और 3 सदस्यीय वाइस चांसलर की कमेटी भी गठित की गई है, जो शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच सेतु का काम करेगी। यानी कि इस बैठक के जरिए ये संबंध जो पहले मधुर नहीं थे उसे अब मधुर करने की कोशिश की जा रही है। जो मामले पहले से परेशान कर रहे थे उसे सुलझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि के पाठक व्यवस्था को सुधारना चाहते थे, लेकिन उनके कड़क स्वभाव के चलते कई बार टकराव हुए हैं। बढ़ते आगे, नीतीश कुमार और बीजेपी की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है। पिछली बार एनडीए को महागठबंधन के मुकाबले बहुत मामूली सी बढ़त मिली थी और इसी जीत के फासले को और बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने अभी से बिहार की सियासी पिच पर विरोधियों को मात देने के लिए फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। एनडीए का मिशन 2025।
2024 का सियासी महायुद्ध खत्म होने के बाद एनडीए के तमाम नेता अब बिहार के राजनीतिक अखाड़े में कूद गए हैं। लक्ष्य है एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनाना। इसके लिए बीजेपी और जेडीयू ने अभी से बिहार के पॉलिटिक्स पिच पर अपने खिलाड़ियों को उतार दिया है, ताकि 2025 के रन में विरोधियों को सियासी मात दी जा सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 2019 के मुकाबले सीटें कम आई है। हालांकि विपक्ष को यहां बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मिली, लेकिन जो सीटें विपक्षी गठबंधन जीतने में कामयाब रही है उस पर एनडीए का कब्जा था। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अभी से अपने मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी बनाकर सियासी समीकरण साधना शुरू कर दिया है। जिन मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी दिया गया है उनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना का प्रभार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भोजपुर और मुजफ्फरपुर का प्रभार, विजय चौधरी को पूर्णिया और नालंदा का प्रभारी बनाया गया। विजेंद्र यादव को वैशाली की जिम्मेदारी दी गई। संतोष कुमार सुमन औरंगाबाद में माहौल बनाएंगे। मंगल पांडे को दरभंगा और बेगूसराय का प्रभारी बनाया गया। मदन सहनी को सुपौल का प्रभार दिया गया। शीला मंडल को शेखपुरा और लखीसराय की जिम्मेदारी दी गई। संतोष कुमार सिंह भागलपुर के प्रभारी बनाए गए। जयंत राज को रोहतास और लेसी सिंह को मधुबनी का प्रभार दिया गया। रेणु देवी को सिवान का प्रभारी बनाया गया। ये तमाम मंत्री अपने अपने जिले में जाकर सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है या वहां विकास के काम सही से नहीं हो रहे हैं, वहां काम करवाएंगे, ताकि विकास कार्यों के बदौलत 2025 के चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने में मदद मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रभारी से 2025 की तैयारी को आप भी समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल यानी कि 2025 में है। मतलब ये साफ है कि विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त अब शेष नहीं है। 2020 एनडीए और महागठबंधन की सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था और 2010 में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी थी और 2020 में 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एनडीए 125 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि महागठबंधन 110 सीटों को जीतने में कामयाब रही थी। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो 2019 में एनडीए को बिहार की 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में एनडीए को 30 सीट पर ही जीत मिली, जबकि महागठबंधन यानी कि INDIA गठबंधन 1 से 9 सीट पर पहुंच चुका है। यही नहीं, 2019 से अगर हम बात करें तो उस समय यह आंकड़ा शून्य पर था, शून्य में सिमटा हुआ था। आरजेडी को 4 सीट पर जीत मिल गई और 2020 में चिराग पासवान अलग थलग लड़े थे, लेकिन इनकी वजह से वोट के बिखराव का नुकसान एनडीए को झेलना पड़ गया था। 2025 में नीतीश कुमार और एनडीए के नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और यही वजह है कि मंत्रियों को जिलों का प्रभारी बना दिया गया है, ताकि अपने जिम्मे वाले जिलों में गठबंधन की जीत वो सुनिश्चित कर सकें। बढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश में एनडीए के नेता के तौर पर चंद्रबाबू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली तो ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। मोहन मांझी ओडिशा की सीएम बनाए गए। दोनों ही मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु। ये दो तस्वीरें 2 और राज्यों में एनडीए के फैलाव की है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू एनडीए सरकार के मुखिया बने तो ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। मोहन मांझी ने अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ शपथ ली। नामरे शपथ करूअछि जे प्रधानमंत्री सहित एनडीए के तमाम बड़े नेता शपथ ग्रहण में मौजूद रहे।
4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के शोर में 2 राज्यों की बड़ी जीत दब गई थी। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एनडीए की आंधी चली। 175 में से 164 सीटें एनडीए ने जीत ली। अकेले टीडीपी के खाते में 135 सीट आई। फिल्म स्टार पवन कल्याण की पार्टी जनसेना को 21 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीट जीत गई। प्रचंड जीत के बाद 12 जून को सरकार का गठन हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री और पवन कल्याण ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम सहित 25 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। दैव साक्षिगा प्रमाणं చేస్తున్నా नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु। आंध्र प्रदेश के बाद एक शपथ ग्रहण ओडिशा में भी हुआ। राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और 24 साल बाद ओडिशा को नया मुख्यमंत्री मिला है। मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा ने भी शपथ ली। मांझी मंत्रिमंडल में 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण के वक्त मौजूद थे। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकारों का बनना देश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दैव साक्षिगा प्रमाणं చేస్తున్నా नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु। और 2 राज्यों में शपथ ग्रहण के मायने को आप भी समझिए। एनडीए मजबूत होता जा रहा है और अब 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें। 12 जून यानी कि बुधवार को 2 राज्यों में नई सरकार बनी। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शपथ ग्रहण हुआ। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री बनी और शपथ भी लिया और काफी दिनों बाद एनडीए सरकार की वहां पर वापसी हुई है। और इसके अलावा ओडिशा में अकेले बीजेपी की सरकार बनी है। ओडिशा में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ओडिशा में बीजू जनता दल को हटाना बहुत ही बड़ी बात रही है। और 24 साल से नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम थे। यानी बीजेपी के साथ साथ एनडीए का भी देश में विस्तार होता जा रहा है, जो इन 2 शपथ ग्रहण की तस्वीरों से प्रमाणित होता है। बढ़ते आगे, बिहार में 15 जून तक भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। पटना में कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। वहीं अरवल के धेवई गांव में लू लगने से रिटायर्ड शिक्षक गंगा सिंह की मौत हो गई। के धेवई गांव के रहने वाले रिटायर्ड टीचर गंगा सिंह यज्ञ में शामिल होने गए थे। लौटते समय लू लगी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए। इस तरह की प्रचंड गर्मी सिर्फ अरवल में ही नहीं पड़ रही। बिहार के ज्यादातर इलाकों में गर्म हवा के थपेड़ों ने जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है। बढ़ते तापमान के बीच लू चलने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तेज धूप और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गर्मी की तपिश और लू को देखते हुए आम लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में नहीं जाने को कहा गया है। विशेष तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को गर्मी से ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यहाँ तक कि पटना में 15 जून तक सभी कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिलाधिकारियों को समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों के संवेदनशील स्थानों पर पानी के टैंकर पर्याप्त संख्या में रखने को कहा गया है। उचित सावधानी बरतने की सलाह देते हुए माइकिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित अनुमंडल और सदर अस्पतालों में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं और जरूरी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता तय करने को भी कहा गया है। गांव हो या शहर, सभी जगहों पर निर्बाध रूप से पावर सप्लाई देने को कहा गया है ताकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके।
अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, गर्मी की वजह से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए थे। इसकी वजह से सरकार ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। शिक्षकों के बेहोश होने की घटनाएं हुई तो सरकार ने शिक्षकों को भी राहत दे दी। फिलहाल 15 जून तक बिहार में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। ऐसे में सरकार की जारी एडवाइजरी का पालन करें, बिना वजह दोपहर में घर से ना निकलें और अपना बेहद ख्याल रखें। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सावधान रहना इस बार बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इससे पहले आपको पूरी जानकारी देते हैं कि कहां कहां पर पारा बहुत ज्यादा हाई है। येलो अलर्ट और रेड अलर्ट किन जिलों में घोषित किया गया है, आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, भोजपुर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहा, शेखपुरा में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। इसके अलावा अरवल जिले की बात करेंगे, 44.7 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ बक्सर की बात करें तो 44.1 डिग्री सेल्सियस बक्सर का तापमान रहा है, यानी कहीं पर भी 40 डिग्री से कम ये तापमान नहीं है। रोहतास में 44.8 डिग्री सेल्सियस, विक्रमगंज रोहतास में 43.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गया में 44.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। औरंगाबाद में 44.9 डिग्री सेल्सियस ये तापमान देखने को मिला। तो इन जिलों के तापमान की आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है, ताकि आप और भी ज्यादा सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये गर्मी जानलेवा गर्मी है। आपने कई जगहों से खबरें सुनी होंगी कि लू की वजह से लोगों की इस बार जान जा रही है, और इसीलिए आपका अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना, खुद को सुरक्षित रखना, परिवारजनों को सुरक्षित रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बात पर आप जरूर गौर फरमाइए, क्योंकि लगातार डॉक्टरों की तरफ से भी लगातार यही अपील की जा रही है कि अगर जरूरत ना हो तो आप अपने घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। शाम की बेला में आप घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन दिन दोपहर में अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप घरों में ही रहें। तो ये तापमान आपने देख लिया है। अब आगे अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, ये पूरा मैप हम आपको दिखा देते हैं। ये बार बार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप सचेत हो जाएं, आप सतर्क हो जाएं, इस तापमान में बढ़ोतरी को आप समझ सकें कि ये बढ़ोतरी जो है वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। नालंदा, राजगीर, गोपालगंज, भोजपुर का सारा क्षेत्र इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। तापमान इतना ज्यादा है कि लोग घरों से बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं, और सोचना अनिवार्य भी है, इसलिए क्योंकि इस तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। डॉक्टर्स की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बार बार सभी लोगों को सचेत किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है। बढ़ते आगे, अब बात गदर की सकीना की करेंगे। 6 साल बाद अमीषा पटेल के चेक बाउंस का मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। क्या है ये चेक बाउंस का मामला, और एक्ट्रेस क्यों चुका रही है ये किस्त, ये रिपोर्ट देखिए। कर्ज में डूबी गदर की सकीना। गदर की सकीना पर कितना है कर्जा? क्या है चेक बाउंस मामला? समय पर किस्त चुका रही है एक्ट्रेस। गदर की सकीना, जिसकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है, कई हिट फिल्में दी जो लोगों की रूह में बस गईं। लेकिन कहा जाता है ना, अच्छा समय रेत की तरफ फिसल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ अमीषा पटेल के साथ, जब चेक बाउंस मामले में वो फंस गईं और करोड़ों का चूना लग गया। किस्त का जो डेट फिक्स किया गया है, उससे पूर्व में ही उनके द्वारा भुगतान किया जा रहा है, और जो जून का 25 जून को उनको जो भुगतान करना था 70 लाख रुपया, वो भी 10 तारीख को पेमेंट कर दिए हैं। 2 करोड़ 75 लाख में तय हुआ था, जिसमें 151 पेमेंट हो गया है, 1 करोड़ 51 लाख, अब 144 बाकी है। चलिए अब जानते हैं क्या है चेक बाउंस मामला। चेक बाउंस मामला 2018 का है। रांची के फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। म्यूजिक मेकिंग के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। फिल्म रिलीज नहीं हुई तो अजय ने अमीषा से पैसे की मांग की। टाल मटोल के बाद अक्टूबर 2018 में 2.5 करोड़ के 2 चेक दिए गए, जो बाउंस हो गए थे। और दोनों खुले दिल से समझौता किए, और सबसे अच्छी बात है कि अमीषा जी की तरफ से कि भाई किस्त का जो डेट फिक्स है
उससे पहले ही भुगतान कर रही थी। हालांकि अब 6 साल बाद ये मामला सुलझ चुका है। एक्ट्रेस अमीषा पटेल कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अपनी सभी किस्तों को समय पर दे रही हैं। रांची से राहुल देव के साथ न्यूज़ 18। और हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।